गाइस फिर से आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में एक बढ़िया सा मोस्ट थ्योरम लेके आए हैं जो कि क्लास 10th के लिए एक प्रमेय है जो कि आपके 2024 में बोर्ड एग्जाम में ये प्रमेय आने वाली है। तो आप इस प्रमेय को बहुत ही स्लो से देखना है और एंड तक देखना है और हम इस प्रमेय को बहुत ही इजी तरीके से कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए और अभी तो आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, क्योंकि हम एक अट्टूस रेगुलर यानी शुरू से पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिए। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये प्रमेय है तो हो जाती है तो क्लियरिटी है, लेकिन आपको सिद्ध करके दिखाना है कि हो जाती है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ना है, उसको डायग्राम बनाना है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, एक बना ली त्रिभुज, आप देखिए समझ में आ जाएगा ना तो तुम अपने आप ही कर सकते हो। यदि मैं यहां लिख दूं तो क्या फायदा, आपके पास समझ में आ जाए, वीडियो लेंथी हो जाए उससे मतलब नहीं होता। आपके समझ में आ गया तो आपके क्या नंबर का आ जाता पेपर में, 8 नंबर में आएगा सीधे। तो ध्यान से रखना आपको। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कौन सी भी एक भुजा बना लिया, हमने मान लीजिए भुजा मानी, ठीक है। मान लिया कि त्रिभुज ए बी और ए सी है। हमने भुजा मानी ए, हमने मानी भुजा जी वाली बीसी के समांतर हमने एक अन्य भुजा खींची। अब इसके समांतर एक भुजा को खींचेंगे तो समांतर हमेशा ऐसी खींच जाएगी इसके पैरेलल में, बताइए। ऐसे तो इसके समांतर ऐसी हो जाएगी, नहीं होगी ना, ऐसी कोई समांतर, ठीक है। जो इसके समांतर त्रिभुज के एक भुजा के समांतर और त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं, त्रिभुज भुजा जाएगी, त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक भुजा, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर में एक भुजा खींचिए जो कि इसको जो क्या करते हैं, भिन्न भिन्न पॉइंटों का करती है, वो प्रतिच्छेद करती है। भिन्न भिन्न पॉइंट, बड़ा मेटर पॉइंट नहीं है, मध्य का पॉइंट नहीं है, भिन्न भिन्न पॉइंट है। ये मान लिया आपका पॉइंट एम है, ये मान लिया एन है फिलहाल में, ठीक है। ये आप इसको एम ना तो इसे ऐसे कर लीजिए आप, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है, क्रम से मान लिया, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजा के समांतर भुजा खींची, जो भुजा खींची गई है ना, जो भुजा खींची गई है वो अन्य दो भुजाओं को, त्रिभुज की जो अन्य दो भुजाएं ये तो बचेंगी, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न पॉइंटों का करते हो काटी जाने प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। अब जबकि कह रहा है कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इसके जो अनुपात होंगे वो बराबर होते हैं, ये प्रूव करना है। ये अपॉन ये अपॉन ये, मतलब इसके जो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, अन्य दो जो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाएं यानी ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें ये बताना है, तो आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम करते हैं थ्योरम। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बता दूं मैं। इसे प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिख देता हूं मैं आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज क्या होता है, 1/2 लंब इंटू आधार। यदि आपको ना पता तो आपको इसे लिख लेना, क्योंकि इसमें प्रयोग करने वाले हैं। आपको एक और चीज में पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यदि दो समांतर भुजाओं के मध्य खींचे गए दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये ध्यान रखना। देखिए, यहां लिख लेना आप, नोट करने की बात है ये, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के मध्य खींचे गए दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे देखिए, मैं वो बता दूं आपको, मैं ये मान ली ये इसके समांतर है, ठीक है। तो ये इससे मिलना चाहिए, ये इससे मिलना चाहिए। तो ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये इसके बराबर होगा, ये त्रिभुज है, ये इसके बराबर होगा। मतलब कहने मतलब है कि दो समांतर भुजाओं के मध्य खींचे गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस पर ध्यान लिख लेना, दो समांतर भुजाओं के मध्य खींचे गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। जित होता है, ये बात ध्यान रखना, मोस्ट बात है। ये बात आपको पता नहीं होगी तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? ये बात क्लियर ही है कि दो समांतर भुजाओं के मध्य खींचे गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है? इक्वल होता है। इस बात ध्यान रखना, आपसे नोट कर लेना। मतलब कहना मतलब है कि आप पे ये आना चाहिए। कुछ बात ऐसी होती है जो हमें मतलब रटनी पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ की समझ चीज है, लेकिन कोई बात ऐसी जो हमें रटनी पड़ती है। तो ये हमें कुछ रटनी चीज है, फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको, जी आपको रटनी चीज आ गई। और ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, दो समांतर भुजाओं के मध्य खींचे गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। फिर चलता है नेक्स्ट। अब देखिए, इसे प्रूव करने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा। मतलब हम जब कोई ये थ्योरम प्रूव करते हैं ना माय डियर, तो उसमें क्या करते हैं कि हमें पे रचनाएं कुछ करनी पड़ती हैं। तो थ्योरम को मतलब प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ मिलाना पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखना चाह रहे हैं हम? यहाँ लिख लीजिए, दिया है कि DE समांतर है BC के। ये उसने दिया हुआ है। हिंदी ज़्यादा लिखनी नहीं है, मेन बातें लिखनी है, दिया हुई है वो, ठीक है। और या हमें रचना लिख ली यहाँ पर, सिद्ध करना है, लिख ली यहाँ पर। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध में ये करना है कि AD/DB और AE अपॉन EC, मतलब ये भुजा खींची गई है इन, तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, अन्य दो भुजा हैं, एक भुजा ये, एक भुजा, इनका अनुपात है वो बराबर होता है। मतलब AD/DB और AE/EC, हमें क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है जब समांतर है तो। अब रचना में क्या करना, देखिए रचना में ये करना है कि D से C मिलाएंगे और B से E मिलाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे? D से C और V से E मिलाने पर, ये मैंने रचना में किया है। किसमें किया है ये गाइस? रचना में किया है, ठीक है। कभी करते हैं तो ऐसे डॉट डॉट करने से करते हैं, ठीक है। जब भी रचना करना होता है तो हम क्या करते हैं? तो डॉट डॉट कर देते हैं। अब इतना में कर दिया। अब इसमें और कुछ रचना करनी पड़ेगी। यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक बनाने पर लंब, इस पॉइंट से लेके इस पर डालो लंब। ध्यान से देखना आपको। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? रचना में लिखनी है हमें, कुछ जैसा कुछ लिखना है तो हम लिखेंगे, ये मान लीजिए M है, ये N है, तो क्या लिखेंगे? ME लंब है AD पर। देखो ME है वो लंब है AD पर, और DN लंब है AE पर। AE पर ये लंब का चिन्ह होता है, मतलब परपेंडिकुलर है। ये इस पर लंब डरा हुआ है और ये इस पर लंब डरा हुआ है। तो मैंने रचना में लिख दिया, जो लंब में ना अपनी तरफ से डाला हुआ है, उसने दिया नहीं है, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं, तो मुझे अपनी तरफ से इसमें रचनाएं करनी पड़ रही हैं। तो इसका एक एक स्टेप ध्यान रखना, ज्यादा हिंदी लिखेंगे नहीं, मेन बात लिखेंगे। प्रूफ यानी उत्पत्ति कहते हैं, उत्पत्ति होते है, प्रूफ है, कुछ भी लिख दे, प्रूफ देखिए क्या प्रूफ करने वाले, देखिए इसे। देखिए आप इसमें आइए, ये आपके पास जो ऊपर वाला जो दिख रहा है ADE दिख रहा है आपको, त्रिभुज ऊपर वाला देखिए हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा ऊपर वाला, ये वाला AD और ये E, ये लंब डला हुआ है और ये लंब ऐसे डला हुआ है, ये लंब डाले हुए हैं। तो मेरे पास दो तरह से इसका एरिया निकाल सकता हूं। कितने तरह से? दो तरह से।
लंब इंटू आधार, एरिया पूरे निकलेगा, और लंब इंटू आधार एरिया, मतलब दोनों तरफ से एरिया निकालूंगा, एरिया तो निकाला जा रहा था एडी ही का ही, दो टाइप से हम एरिया निकाल रहे हैं और एरिया वही है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहने का ये रहा कि आप लंब इंटू आधार और लंब इंटू आधार, और एरिया तो त्रिभुज तो एक ही है ना, हम दो टाइप से निकाल रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि दोनों एरिया कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे, यहां पर त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई में, हम त्रिभुज ए डी ई में आ गए, यानी ऊपर वाले हिस्से में आ गए, ए डी में लिखना है एरिया ए डी ई का क्या होगा, जब एरिया ए डी ई का निकालेंगे क्या होगा, हमारे पास दो स्टेप निकालने के, ये आप इससे निकाल लीजिए, इससे निकालिए, हम दोनों टाइप से निकालेंगे, देखिए इससे निकाल रहे हैं, तो लंब इंटू आधा तो क्या होता है 1/2, लंब कितना है इसमें, ये कितना पॉइंट है एम और ये कितना एन, तो लंब कौन सा हो गया एम ई, एम ई, लंब इंटू आधा, आधा जी होगा जिस पर लंब डाला है वही आधा होता है, इंटू ए डी। क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ए डी, मतलब त्रिभुज तो एरिया तो वही है ना, त्रिभुज तो वही आ रहा है, एक दो टाइप से निकाल सकते हैं, हमने पहले इसका लंब माना था आधा, अब इसको लंब मानेंगे इस वाले को, तो आ जाएगा डी एन 1/2 डी एन डी एन 1/2 डी एन इंटू ए। देखिए गाइस, हमने इससे और इससे इससे इससे, अब जो एरिया एडी, एरिया एडी, एरिया निकाला जा रहा है एक थ्रू एडी का, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, कैसे हो जाएंगे इक्वल। यहां लिख देता हूं यहां पर, तो क्या लिखेंगे एरिया ए डी ई इक्वल होगा एरिया ए डी, जब एरिया एक ही निकाला जा रहा है दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये इतना कितना आ रहा था 1/2 एम ई इंटू ए डी, आप एम ई लिख दो या ई डी लिख दो एक ही बात है, इक्वल 1/2 डी एन इंटू ए ई, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है भुजाएं, इसका अनुपात इसे, तो लंब लंब अलग रख लीजिए, लंब कौन सा एक एम ई है, तो लंब अलग कर लीजिए एम ई, और लंब कौन सा इसमें एक लंब डी एन है, तो डी एन अलग कर लिया, डी एन यहाँ ले आइए, यहाँ सही तरह लिख ले पहले से एम ई इंटू ए डी और डी एन इंटू ए ई। अब देखिए एम ई और डी एन, एम ई और डी एन क्या लंब है ना, तो मुझे लंब से को मतलब नहीं है, तो लंब यहाँ से हटाने पड़ेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा लंब यहाँ से हटाने पड़ेंगे, कुल लंब क्यों हटाने पड़ेंगे कि हमें भुजाओं का अनुपात चाहिए, मतलब इसका इसका, तो लंब यहाँ से क्या करने पड़ेंगे मुझे हटाने पड़ेंगे, तो मैं क्या करता हूँ लंब को अलग कर देता हूँ, एम ई अपॉन डी एन, लंब लंब एक तरफ कर भुजा भुजा एक तरफ, ए डी क्या है भुजा है। अब देखिए ए ये नीचे ये यहाँ चला जाएगा नीचे, तो वजह ए डी, ये बताइए आपके समझ में आ गए एम ई, अब ये वाला से इसके नीचे तो आएगा ये डी एन, और ये वाला इसके नीचे जाएगा तो ए डी तो ऊपर ही है ना ए, ठीक है ध्यान रखना, एम ई ऊपर है डी एन नीचे आएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये आ गया एम ई अपॉन डी एन इक्वल आ गया ए अपॉन ए, ये लंब है दोनों, इक्वेशन नंबर 3 डालिए, ठीक है। देखिए यहाँ तो हमने कर दिया ये, अब यहाँ से करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास लंब है, भुजाएं ये नहीं, अब लंब हम यहाँ से कैसे हटाएं, देखिए लंब यहाँ से हटा सकता हूँ, देखिए एक और इसमें कुछ एक और बात आ रही है रटने वाली, कोई बात रटने वाली मैं आपको बता रहा हूँ क्या रटने वाली, देखिए जो लंब डाला गया है वो एम ई, जो लंब इस पर डाला गया है वो लंब इस पर डाला गया है डी पर, गेट बॉन्ड बताइए, जो लंब एम ई एम पर डाला गया है वही लंब इस पर डाला गया है, लंब वही है,
अब दूर से देखो ना आप इसे, तो ऐसा लगेगा ये लंब वाला यहां से हटाओ, तो ऐसा लगेगा ये लंब इस पर डाला गया है, यूं। दूसरी ऐसा लगेगा कि ये लंब इस पर डाला गया है। तो ध्यान से रखना यहाँ, हाँ जो रचना आपने लिखी थी, रचना में लिखी थी, तो रचना में इसको लिख लेना आप, इसमें वो लिख लेना कि रचना में लिख लेना, रचना में ही कोमा लगा के रचना में लिख लेना आप कि एम ई लंब है डीवी पर, मतलब ये लंब एडी पर भी, यही लंब डीवी पर भी है, और ये लंब आपका जो डीएन था ना, डीएन, वो लंब एई पे, तो वही लंब किस पर है, ईसी पर। ये रचना में लिख लेना कोमा लगा के, ठीक है। तो छोटी सी बात ध्यान नहीं रहा मुझे। तो जो लंब इस पर एडी पर है और वही लंब डीबी पर है, इस बात का ध्यान रख के जाना जब पेपर देने जाओ, तो इस बात ध्यान रखना कि मोस्ट बात है कि जो लंब ई एम जो एडी पर है वही लंब डीबी पर ही रहेगा, सेम टू सेम, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये मोस्ट बात है जो इसमें गलती कर जाओगे। जो लंब, बार बार कह रहा हूं इस बात को, जो लंब ई एम एडी पर है वही लंब डी पर है, मैंने लिख दिया, मैंने, आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो हम यहां लिख देंगे, जब हम जानते हैं कि ये लंब इस पर डाला जाएगा इस वाले पे, तो लंब इंटू आधार, तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज। अब क्या लूंगा, त्रिभुज, कौन त्रिभुज लूंगा मैं, ये वाला, डी डी ई बी का डीवी डीईवी में, डीईबी में, तो एरिया त्रिभुज डीईवी क्या होगा, 1/2। लंब देखिए, लंब कौन सा है इसमें, हम जब इसका निकाल रहे तो लंब ये वाला लंब इस पर डाला जाएगा। जब इस वाला ये त्रिभुज ये निकाल रहे हैं, ये वाला, ये देखिए, तो ये लंब इस पर डाला गया, मतलब लंब कौन सा है इसमें, एम ई, मैं लिख दिया यहाँ पर, जो एम ई है ना, एम ई बोले डीवी पर, तो ये लंब इस पर आधा कौन सा है इसमें, ये लंब इस पर डाला जा रहा है, इस वाले इस पर नहीं है, इस पर, ये लंब इस पर है, यही लंब इस पर है, तो ये बात ध्यान रखने की है, इस बात को ये ध्यान रखना, अब यही दिक्कत कर जाओगे बार बार। ये लंब इस पर, ये लंब इस पर है, ये लंब किस पर डाला गया है, डीवी पर, त्रिभुज। अब इसमें आ जाएगी, इस वाले में क्या लिखेंगे, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, डी ई सी में क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज डी ई सी, क्या हो, 1/2, इक्वेशन से मान ली 3 4 मानिए इसे। अब 1/2 लंब कौन सा है इसमें, ये लंब इस पर डाला गया, तो ये लंब किस पर डाला गया, इस पर, ये लंब है ना डीएन, किस पर डाला गया, डीएन डाला जाएगा ईसी पर, तो डीएन इंटू ईसी, ये मोस्ट बात है समझने वाली, ठीक है, यहाँ लिख दिया यहाँ पर मैंने। अब मैंने आपसे अभी जिक्र किया था इक्वेशन, यहां लिख देता हूं अभी फिलहाल में, समीकरण यहां लिख दूंगा मैं, ठीक है। मैंने अभी जिक्र किया था कि दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुज का एरिया इक्वल होता है, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों एरिया कैसा होगा, बराबर होगा। दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुज का एरिया कैसे बराबर होता है, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला देखिए जी दिख रहा होगा आपको, और ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, इनका एरिया कैसे होगा, मतलब इनका एरिया कैसे होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूंगा इसको, तो इसको फिलहाल में हटाना पड़ेगा, तो अब इसे, ठीक है गाइस, इक्वेशन यहां लिख देता हूं, इक्वेशन 4 व 5 से, 4 व 5 से, तो क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज डीईवी का क्षेत्रफल इक्वल होगा एरिया त्रिभुज ए डी ई सी का, मतलब ये एरिया ये बराबर क्यों होंगे, लिख दे सकते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ लिख देना, मैं बोलता हूँ, ठीक है, चूंकि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, चूंकि दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुज का एरिया बराबर होता है, यहाँ लिख देना कि दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो कि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया है, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, इसका मान कितना है, ये रहा 1/2 इंटू एम ई
इंटू डी वी, ये किसका आ जाएगा 1/2 डी एन इंटू ई सी, ये से कट जाएगा तो एम वी इंटू डी वी इक्वल रहेगा डी एन इंटू ई सी। देखो हमें लंब यहाँ से हटाना है, लंब कौन सा था, एक तो लंब तुम्हारा एम ई है तो अलग कर लिया एम ई को, और लंब आपका डी एन है इसे अलग ले आइए। ये ई सी क्या है, भुजा है, ई सी क्या है आपकी, ई सी क्या आपकी भुजा है, डी एन लंब है, ठीक है, ई सी क्या भुजा है, ये से नीचे चला जाएगा, डी भी आ जाएगा नीचे। 5 6 यहाँ तक और समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा से देखना वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि मेरे पास एम ई अपॉन डी एन, एम ई अपॉन डी एन, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 से हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है तो जो ये दोनों बराबर होंगे, हमने वहीं पर दिमाग लगा लिया जब लंब दोनों के बराबर थे, एक ही लंब दोनों त्रिभुज पर डाला गया था, तो एक ही लंब दोनों त्रिभुज डाला गया तो लंब दोनों बराबर आ जाएंगे। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, और मोस्ट थ्योरम है ये, बार बार इस बात को कह रहा हूं मैं, यहाँ नोट कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ लिखने वाले हैं इक्वेशन समीकरण 4, समीकरण 6 व 3 से, तो देख सकते हैं आप एम ई अपॉन डी एन, एम ई अपॉन, जब लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड क्या कैसे होगा, अपने आप बराबर हो जाएगी। ई सी अपॉन डी वी इक्वल होगी ए ई अपॉन ए डी। तो हमें ये प्रूफ करना, देखना हमें क्या लाना था, ए डी लेके आना था, ऊपर क्या लेके आना था, ए डी। तो यहाँ लिख रहा है ए डी अपॉन ए ई, ए डी, तो इसे पलट दीजिए, हमें ए डी ऊपर चाहिए, पलट इसे पढ़ सकते हैं आप, पलट दीजिए तो डी बी अपॉन ई सी एक ए डी अपॉन ई, ठीक है, हमें लेके आना था ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी तुम्हारे पास है ही नहीं है, ए ही आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ से ट्रांसफर कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मैं ए डी, ये यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा डी बी, ये यहाँ पहुंच जाएगा ए ई, ये लिख सकते हैं ऐसे, और नीचे ई सी है, देखना ये प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी और ई अपॉन ई सी, ये भी प्रूव करना था, ये प्रूव करना था आपको, ये हमने सिद्ध कर दिया, प्रूफ डेट या सिंस प्रूफ डेट। देखिए ये मैंने प्रूव कर दिया हमने, लेकिन इसकी दो उपप्रमेय भी हैं, दो उपप्रमेय क्या है कि ऊपर में आपको मैं बता देता हूँ उसकी, मतलब ऐसे बता देता हूँ आपको, ये तो इसकी मैंने इसको प्रूव किया है, लेकिन उपप्रमेय बहुत सिंपल है, मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उपप्रमेय क्या है, ये हमने प्रूव किया अभी। उपप्रमेय क्या होती है, हमने प्रूव बनाया ये वाला, ए बी सी डी ए, तो हमने अभी सिद्ध किया है कि ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी कब होता है, जब समांतर भुजाएं, मतलब क्या मतलब है कि डी ई समांतर हो बी सी के, तो इस प्रमेय को कहते हैं थाले प्रमेय, यानी थेल्स प्रमेय का नाम भी इसे कहा जाता है, इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। जो पेपर पूछे थेल्स प्रमेय तो प्रूव करिए ही, और हिंदी लिख के दे देता है तो आप समझ जाना आप ऑटोमेटिकली, तो थेल्स प्रमेय यानी यही कहना चाहता है, जब ये इसके समांतर होता है तो इसका मतलब है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी, ये होता है जो समांतर होता है। इसके उपप्रमेय क्या है, देखिए यहाँ लिख दो उपप्रमेय, उपप्रमेय कोरलली कहते हैं इसे इंग्लिश में। कोरलली ये होता है कि ये और ये और ये मैंने प्रूफ किया है। इसका ये भी होता है कि आप इसको और पूरा ले लीजिए, मतलब क्या मतलब ए डी अपॉन ए बी, ये भी आप प्रूव कर देते हैं, हम इसे वीडियो लेंथी हो रही है, तो ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, मतलब इसको पूरे लीजिए भुजा को, इसको पूरी भुजा ले लीजिए, ये भी इससे ही प्रूव होती है। आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, आप इसको ले लीजिए डी बी अपॉन पूरी भुजा लीजिए ए बी, और ई सी अपॉन पूरी भुजा ए सी, ये दो जो आपको लिखे हुए हैं जो उपप्रमेय के होते हैं,
और ये मैंने प्रूव किया था हमने अभी। तो ध्यान से रखना, जिस हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं इस थ्योरम को। ये अनुपात ये अनुपात कम पूरा, ये अनुपात पूरा, ये पूरी भुजा, ये पूरी भुजा, 3 प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। ये हमने प्रूव कर लिया, वीडियो हो जाती है। ध्यान से देखना आपको, और बोर्ड एग्जाम में ये फिर मैं 100% आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि आपका सिलेबस बहुत कम हो गया है, आपकी सिलेबस कम हो गया है, तो फिर मैं छोड़ेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, तो देगा आपको ये। क्योंकि ये कोई चीज़ ऐसी होती है जो 8 नंबर डाली जाती है। कौन सी चीज़ है? यही तो ही है जो 8 नंबर में आती हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा लेंथी है, लेकिन यदि आप समझ जाओगे तो इसे आप अपने आराम से कर सकते हैं। लेकिन वीडियो द्वारा देखना तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, और ऐसे क्वेश्चन आपको लेते आएंगे। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जैसे हम, आपको पता है कि हम 1-2 से मतलब शुरू से पढ़ाने वाले हैं। आज 22 तारीख होगी, 8 दिन और रहेंगे आप। तो हमारी वीडियो रेगुलर आपको देखना है, और एक नंबर आपको हम बताने वाले हैं। एक नंबर भी बोर्ड एग्जाम बांध जाएगा, ये हमारी गारंटी है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक थैंक यू।